नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है। देखिए, कमेंट्स में मैं बार बार बता रहा हूं साहब, अब बहुत हो गया, अब इस तरह की कहानियां, इस तरह के अपराध के किस्से बहुत विभत्स लगते हैं, ऐसा है वैसा है, तमाम आप कमेंट्स अगर देखते होंगे तो लोगों ने ये भावनाएं व्यक्त की। देखिए, मैं हर दौर की अपराध की घटनाओं के बारे में, मोडस ऑपरेंडी के बारे में, पुलिस की तफ्तीश के बारे में, ट्रायल के बारे में और ट्रायल के क्या अंजाम होते थे उन सब के बारे में बता चुका हूँ, आगे भी बताऊंगा। मैं इस बीच में पिछले 15, 20 या 25 एपिसोड से हाल की, तुरंत हालिया, हाल फिलहाल की घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूं कि हमारे आसपास घटित हो रही हैं। जिन घटनाओं का पता मुझे लगता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। घटना बताना ये मेरी मंशा नहीं होती। घटना के पीछे के कारक, कारण और अगर कहीं पर इन्वेस्टिगेशन में कोई विशेष बात इन्वॉल्व है तो वो बताना मेरा मकसद है, ताकि आप सावधान रहें। ज़्यादातर जो अब घटनाएं हैं वो इन हाउस, भीतर की घटनाएं। देखिए, डकैती की घटनाएं लगभग बंद हो गई, ऑर्गेनाइज क्राइम की घटनाएं लगभग बंद हो गई, ठेके के मर्डर की घटनाएं बहुत कम हो गई। अब जो घटनाएं हैं वो लड़का लड़की के बीच, घर में किसी दो के बीच, किसी दो दोस्त के बीच, जो सिर्फ वही दो लोग जानते हैं, लेकिन गंभीर गंभीर घटनाएं हुई हैं। लिव इन रिलेशन की घटनाएं। कैसे रोका जाएगा इन्हें? क्या समझ है, क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे? मैं ये बताने की बार बार कोशिश करता हूँ या कर रहा हूँ, और इसीलिए ये नई तरह की घटनाएं, ये नई तरह की मोडस ऑपरेंडी मेरा भी ध्यान आकृष्ट करती हैं। मोबाइल के बारे में मैं बताता हूं कि मोबाइल में चूंकि प्राइवेसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि दो संबंधित लोगों के अलावा बात किसी को पता ही नहीं होती, और जब घटना हो जाती है तो कारण ढूंढे जाने लगते हैं। इसीलिए मैंने इसको मोबाइल देवता के नाम से कहा, और हमारे कुछ सुधी श्रोताओं ने जो शुरू से अंत तक अब तक देखते आ रहे हैं उनको इस पर आपत्ति भी है। उनका ये कहना है कि साहब, मोबाइल को इतना बुरा न देखा जाए, मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। मैंने कभी नहीं कहा कि मोबाइल बहुत बुरी चीज़ है। मैंने कभी नहीं कहा कि मोबाइल का यूज़ करना बंद कर दीजिए, संभव नहीं है। आपसे 2 घंटे के लिए या 2 दिन के लिए मोबाइल कहीं गिर जाए, छूट जाए, रख दिया जाए, ढूंढने से न मिल रहा हो, आपकी तड़प का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। ये जीवन का अभिन्न हिस्सा है, इसे आप कभी नहीं छोड़ सकते। मैं सिर्फ इसके दुरुपयोग की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जो नौजवान हैं, जो नई उम्र के बच्चे हैं, उनको आगाह कर रहा हूँ कि मत फंसिए इसमें, इस एडिक्शन में मत फंसिए, इसकी नेगेटिविटी में मत फंसिए, इसके दुष्परिणाम जो होते हैं उसको जान लीजिए। सिर्फ इसलिए मैं आप लोगों को ये सब बताता हूँ। आज के वाकये में हुआ ये कि 24 अगस्त 2023 को शाहजहांपुर के थाना निगोही के खेरा सांडा गांव के बाहर के एक तालाब में एक नवयुवक का शव उतराने की सूचना मिली। थाने से फौरन पुलिस आई। पुलिस ने उसको बाहर निकाला। बाहर निकालते ही पहचान का बहुत ज़्यादा संकट नहीं हुआ। गांव के लोगों ने ही पहचान लिया कि ये गांव का ही, यानी खेरा सांडा गांव का ही राम भजन का बेटा शानू है। उम्र कोई 24-25 साल। कागजी कार्रवाई करने के तुरंत बाद पंचायतनामा, सीलबंद
बॉडी को करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेज दिया गया। जांच पड़ताल की गई, गांव वालों से भी बयान लिए गए, शानू के घर वालों के भी बयान दर्ज किए गए और पुलिस ने ये बताया कि तहरीर मिलते ही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्राइमा फेसी कोई क्लू, कोई कारण और मर्डर के जो रीजंस होते हैं, जर्जरू जमीन, इनका प्राइमा फेसी तुरंत कुछ पता नहीं लग रहा था। जब ये लाश वहां निकाली गई थी तो एक महिला तालाब के पास पहुंची, पीली साड़ी पहने हुए थी और पुलिस को लोगों ने बताया कि ये शानू की पत्नी पूनम है। पूनम से भी पूछताछ पुलिस ने की। पूनम ने बताया कि बुधवार को मेरे 3 साल के बेटे अभी का बर्थडे था, हम लोग घर में उसका बर्थडे मना रहे थे, तभी शानू घर आया, उसने शराब पी रखी थी, वो झगड़ा करने लगा, मारपीट करने लगा, लेकिन बर्थडे में बहुत से लोग आए हुए थे, वो गुस्से से बाहर निकल गया, तब से लौट कर नहीं आया था। मुझको क्या पता कि अब ये कभी लौट कर नहीं आएगा। रोती रही, पीटती रही और फिर गिर पड़ती रही, बेहोश होती रही। मेरे कहने का आशय समझ गए होंगे। बाद में लोग टिप्पणी में बताते भी हैं कि जब आपने ये बताया तो मैं समझ गया कि सुई कहाँ जा रही है। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही पकड़ रही। रोती रही, गिरती रही, बिलखती रही। पुलिस भी उससे बातचीत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फिर भी उसने आगे बताया कि ये पहली बार नहीं था, मेरे पति ऐसे पहली बार नहीं था कि ऐसे घर से निकले हों, वो पहले भी ऐसे ही झगड़ा करके चले जाते थे, बहुत शराब पीते थे, पता नहीं था कि इस बार वापस नहीं लौटेंगे, नहीं पता था कि लाश उनकी ऐसे तालाब में मिलेगी। हे भगवान। इसके बाद पूनम रोते रोते बेहोश हो जाती है। पास बैठी और दूसरी महिलाएं भी लिपट कर पूनम से रो रही थी। जब उसका शव बरामद किया गया तो जब पंचनामा या पंचायतनामा भरा जाता है तो उस समय पंचों की राय रखी जाती है। शरीर पर, सिर के ऊपर बहुत गहरा जख्म था और शरीर पर और भी चोटें थी। पंचों ने राय दी कि शराबी था, इसमें कोई दो राय नहीं। शराब के नशे में घर गया था, ये भी सब लोगों ने बता दिया था। बहुत से लोग थे, उसमें बर्थडे थी बेटे की, वहाँ से निकला होगा, शराब के नशे में गिर गया होगा, सिर में चोट लग गई होगी, होशो हवास खो बैठा होगा और चलते चलते गलत डायरेक्शन में तालाब में गिरकर मर गया होगा। ये कॉज ऑफ डेथ लोगों ने, पंचों की राय में ये बात निकल कर आई। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ दूसरी बात आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटी मॉर्टम हेड इंजरीज, खासकर एक बड़ी इंजरी जिसमें ब्लीडिंग बहुत हुई है, और जो शरीर में पानी भरा, तालाब का पानी जो भीतर गया होगा, वो डूबने से नहीं है। इट वॉज नॉट एंटीमॉर्टम, इट वॉज पोस्टमार्टम, यानी मरने के बाद शरीर में ये पानी भरा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जब ये बात साफ हुई तो मृतक शानू के भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। शाहजहांपुर के एसपी अशोक मीना, इन्होंने मर्डर की इस केस के खुलासे के लिए थाना पुलिस को सख्त निर्देश दिए। अधिकारी पहुंचे, सर्विलांस और गांव के मुखबिरों की मदद से क्लू बहुत मिले, लेकिन कुछ बहुत खास पता नहीं लगा। पुलिस को पूनम की उस दिन की हरकत पर कुछ संदेह हो रहा था। महिला पुलिस के माध्यम से पूनम को थाने पर लाया गया।
थोड़ी देर बाद उसने वही कहानी बताई कि शराब पी कर आ गए, फिर मारपीट की, फिर गुस्से में चले गए, फिर कहाँ गए, कब गए, पहले भी गए थे और कभी कभी रात भर नहीं लौटते थे, बहुत शराब पीते थे। इस तरह की बातें वो बार बार बताती है। थोड़ी देर में पुलिस अपनी औकात पर आ गई, महिला कांस्टेबल्स और महिला सब इंस्पेक्टर, और तब सारी इंद्रियां पूनम की काम करने लगी। उसने सही सही बात बता दी कि हुआ क्या था। पूनम ने बताया कि मेरा मायका पीलीभीत जिले के बीसलपुर थाने के जठिया गांव का है। 8 साल पहले मेरी शादी हुई थी शानू के साथ। मेरी 3 संतानें हैं। एक बेटा 6 साल का है जिसका नाम चेतन है, दूसरा 3 साल का है जिसका उस दिन, जिस दिन की घटना है, उस दिन उसका जन्मदिन था, उसका नाम अभी है, और तीसरी बेटी अभी 2 महीने पहले पैदा हुई है जिसका नामकरण अभी नहीं किया गया है। उसने कहा मेरे साथ धोखा हुआ। जब मैं शादी होके आई तो मुझे पता लगा कि शानू बहुत शराब पीता है। वो हर रोज़ शराब पी कर आता था, मुझे मारता था, पीटता था, घर का ध्यान नहीं रखता था। उसकी पिटाई सहते सहते 8 साल हो गए, ऐसा उसने पुलिस को बताया। और अमन एक लड़का है जो मेरे गांव में ही रहता है, अच्छा लड़का है, ऐसा पूनम ने बताया। और वो अक्सर मेरे पास आता था, बातचीत करता था और अफसोस करता था, हमदर्दी करता था कि शानू आपके साथ गलत करता है। मुझे उसकी बातों से राहत मिलती थी कि चलो कोई तो मुझे समझ रहा है, कोई तो इस जाति को उसके दिमाग में है कि ये जाति मेरे साथ हो रही है। इसलिए उसकी सुकून भरी बातों से मैं उसकी तरफ आकर्षित होती गई। धीरे धीरे प्यार हुआ, फिर हम लोगों के बीच संबंध स्थापित हो गए। हमारी सारी ज़रूरतें अमन पूरी करता था। सारी ज़रूरतें इन्वर्टेड कॉमा में अमन पूरी करता था। आगे उसने बताया कि मेरे पति को अमन से मेरे रिश्ते के बारे में धीरे धीरे पता लग गया था। लोगों ने चुगली कर कर के ये बताया कि फला तारीख को फला बजे अमन गया था, 3 घंटे बाद घर से निकला। फला तारीख को दोनों बाजार में एक साथ शॉपिंग करते दिखे। ऐसा कर कर के वो मेरे पति शानू को लोगों ने बताया। शानू मेरे और अमन के रिश्तों को लेकर शक करने लगा और जब भी शराब पी कर आता था वो अमन को लेकर ही ताने देने लगा। ऐसा ही उस दिन उसने अभी की बर्थडे में भी किया। हम लोगों ने तैयारी कर ली, केक मंगा लिया, बच्चे आसपास के इकट्ठा हो गए, तभी वो शराब पीकर आ गया। आते ही उसने पूछा कि तुम्हारा यार तो है नहीं, कहाँ चला गया, बर्थडे में नहीं आएगा। इतने लोगों के बीच उसने जब ये बात कही तो मैंने भी उसे धक्का दिया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, बेटे का बर्थडे है, इतनी शराब पीकर आए हो। वो उठा और उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया, ऐसा पूनम ने बताया। मैंने फौरन वहीं अमन को फ़ोन किया कि तुरंत आ जाओ। वो भी 10 मिनट में आ गया। मैंने उससे कहा कि इसे आज पीटो, जितना पीट सको पीटो। आज इसने फिर मुझे मारा है, क्योंकि अमन बार बार कहता था कि अब मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, अगर उसने हाथ उठाया तो बताना, मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। जैसा इस तरह के संबंध वाले 2 लोगों के बीच का वार्तालाप हुआ करता है। पुलिस को भी ये बात धीरे धीरे पता हो गई थी कि अमन नाम के एक लड़के का इसके घर बहुत आना जाना है। लिहाजा पुलिस ने अमन को भी बुला के थाने पर बिठा रखा था। लेकिन तब तक ये स्वीकारोक्ति जो पूनम ने की थी
वो पुलिस के सामने नहीं थी, इसलिए अमन से फैक्ट्स पर कोई बात नहीं हो पाई थी। जनरल पूछताछ में उसने साफ मना कर दिया था। बहरहाल उससे फिर पूछताछ शुरू हुई। अमन ने भी पुलिस के सामने ये कबूल करते हुए कहा कि पूनम ने फ़ोन करके मुझे बुलाया, मैं उसके घर पहुंचा, शानू वहीं पर था। वो बहुत नशे में था। उसने मुझे देखते ही मुझे और पूनम को लेकर गालियां देनी शुरू कर दी। हमारे बीच हाथापाई हुई। तभी पूनम हैंड पंप का लोहा का हत्था ले आई। एक तो वो इंडिया मार्का 2 वाले जो सरकारी होते हैं, बड़े लंबे हत्थे, एक छोटा हैंडपम्प जो लोग घर में अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए लगाते हैं, उसके कमज़ोर कास्ट आयरन के उसके हत्थे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, बदलने पड़ते हैं साल 2 साल में। संभवतः वही हत्था रहा होगा। हत्था ले आई और उसके सिर पर जोर से दे मारा। फिर वो हत्था मुझे पकड़ाया और कहा, इसे जितना मार सकते हो मारो। इसने आज बेटे के बर्थडे में बच्चों के सामने मुझे मारा है। फिर उसके बाद मैंने भी कई बार शानू के सर पर प्रहार किया। वो बेसुध था। अमन ने कहा कि इसके बाद रात में, आधी रात में, हम शानू को एक चादर में लपेट कर, एक कपड़े में लपेट कर, बल्कि उसे घर से 1 किलोमीटर दूर एक तालाब में ले गए और वहीं उसे फेंक दिया। मैं उसके बाद घर चला आया। उसने कहा, पूछा गया उससे कि भाई ऐसा क्या था कि उसने फ़ोन किया, फ़ौरन भाग के आ गए। उसने कहा इसे मारो, दह हत्था हत्था तुमने उस पे सिर पे वार कर दिया, ऐसा क्या था? तो उसने कहा कि साहब मैं पूनम के बहुत नज़दीक आ गया था और मैं उससे शादी करना चाहता था, ऐसा अमन ने बताया। हालांकि ये भी कहते हैं कि जब वो जेल जाने लगा तो 100 गालियां पूनम को दे रहा था कि तेरी वजह से मुझे अब जेल में रहना होगा। अशोक मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मर्डर, इस हत्या का खुलासा हुआ है। दोनों अपराधियों की निशानदेही पर हत्या में यूज़ किया गया आला कत्ल हैंडपंप का वो हत्था बरामद हो गया है। तमाम साक्ष्य और गवाहों के बाद जब गिरफ्तारी हुई है तब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है। अमन और पूनम जेल में हैं, लेकिन दुखद पहलू ये कि 2 महीने की वो बच्ची जो हाल में ही पूनम को पैदा हुई थी, वो भी जेल के नियमों के अनुसार उसी के साथ, दुधमुही बच्ची उसके साथ ही जेल गई। ये भी मानवता का, अपराध का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक पहलू है कि जेल में वो भी 2 महीने की बच्ची है जिसको ना अपराध के बारे में पता, ना अपराधी के बारे में पता, ना आईपीसी के बारे में पता, ना सीआरपीसी के बारे में पता। वो तो अपनी माँ की ममता और माँ की दूध की वजह से उसके साथ साथ है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि वो भी जेल में है। आज की घटना, जब किसी के अवैध संबंध किसी से हो जाते हैं, शादीशुदा है, पति है, किसी शादीशुदा महिला से हो जाए, महिला है किसी शादीशुदा पुरुष से हो जाए, तो 2 शिकायतें की जाती हैं उसके बारे में जो उसका पार्टनर था नई डील आने के पहले, कि साहब परेशान करने लगे हैं बहुत, मुझे प्रताड़ित करने लगे हैं, शराब बहुत पीते हैं और हम दावे से कह सकते हैं किसी दूसरे के चक्कर में। ये सामान्य शिकायत है, बिल्कुल सामान्य सी शिकायत है। जब किसी के नज़दीक जाना हो या कोई स्वार्थ हो या दूसरा कोई नज़दीक आ गया हो तो उसे अपनी तरफ खींचने के लिए, अपने मोहपाश में बांधने के लिए ये जुमले बोले जाते हैं। दूसरा, पुरुष जो बात कहता है कि ये
घर का ध्यान नहीं रखती, हमेशा पैसा पैसा ही चिल्लाती है, बहुत खर्चीली है, बहुत तुनक मिजाज है, बात बात पर झगड़ा करती है, घर जाने का मन नहीं करता, दिन रात मोबाइल में ही लगी रहती है। ये एक सामान्य सी शिकायत इनकी उनसे या उनकी उनसे, पति है तो उससे कहेगी, पत्नी है तो अपने प्रेमी से कहेगी, ताकि वो ये समझ जाए, सामने वाला लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो या महिला हो, कि हमारे साथ या हमारा जीवन या वैवाहिक जीवन या पत्नी के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए तुम्हारी ज़रूरत है। आज भी इस महिला ने अपने बयान में यही बताया कि शानू शराब बहुत पीता था, शानू शराब पीकर मारता था, इसलिए मेरा अमन के प्रति आकर्षण बढ़ गया, हो गया। पर ये वो कभी नहीं बताती या कभी नहीं बताया बयानों में कि वो इतना पैसा क्यों खर्च करता था। आप पर अमन इतना पैसा क्यों खर्च करता था, न तो किसी ने पूछा न उसने जवाब दिया। कौन है आपका? आपने तो कभी कोई मदद नहीं मांगी, लेकिन वो हर समय आपकी मदद के लिए खड़ा रहा। क्यों? हर दिन हमदर्दी की शानू गलत करता है। अमन हर दिन हमदर्दी बहुत गलत करता है। अच्छा, आज भी गाली दी इसने, अरे हाथ उठाए तो बताना। ये हमदर्दी क्यों कर रहा था? और तुम्हारे साथ अमन इतना प्यार क्यों लुटा रहा था? और ऐसा क्या था कि बच्चे की बर्थडे के दिन जब झगड़ा हुआ आपका अपने पति से, सबसे पहले आपने अमन को ही बुलाया और अमन से कहा इसे पीटो, तो अमन ने फौरन आदेश का पालन किया और हैंडपंप के हत्थे से उसे मारना शुरू किया और मार ही डाला। अब आप सोचिए कि तीन बच्चे हुए, एक तो बच्चे भी 2 ही महीने की है, पर आरोप ये हमेशा लगाती रही कि ये मुझे प्यार नहीं करते, मारते हैं, पीटते हैं, शराब पीकर आते हैं तो मारते हैं। अरे बाबा, अगर इतनी तकलीफ थी, इतना परेशान करता था वो, तो तलाक देकर शादी कर लेती। तलाक तो बहुत कोई वकील बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लेते तलाक की एप्लीकेशन में। तलाक देती, मेंटेनेंस के लिए पैसे की डिमांड करती, मैरिज मजिस्ट्रेट के सामने दूसरे वाले को लेके, अमन को लेके खड़ी होती, शादी कर लेती। क्यों इतना जलालत झेल रही थी? पर मैं पते की बात आपको बताऊं कि अमन कभी शादी न करता। अगर ये महिला उस पे शादी का दबाव बनाती तो महिला को जान से हाथ धोना पड़ता, क्योंकि इतनी प्यार मोहब्बत, इतना पैसा लुटाना, इतना ध्यान देना, इतनी हमदर्दी शादी के लिए नहीं थी। अगर शादी का ये दबाव बनाती कि बहुत परेशान करता है, अब वो बिल्कुल सिर के ऊपर से पानी गुजर गया है, अब तुम शादी कर लो, तो वो पहला काम सोचता कि अब ये गले पड़ने वाली है, इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पिछले कई घटनाएं जो मैंने बता रहा हूँ, मैं उससे बता रहा हूँ। ये कभी न करता, यहाँ तक कि अगर वो जमानत होकर जेल से बाहर आ जाएगा तब भी वो शादी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। आप भी अच्छी तरह जानते हैं। और यही होता रहा है और आगे भी यही होता रहेगा। लोगों की समझ में क्यों नहीं आता, मैं इससे बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ इस बात को। इसलिए कृपया इस सच को स्वीकार करिए। किस्सा कोई परिवार के लोगों से मैं कहूँगा कि कृपया इस सच को स्वीकार करिए, बहुत सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं, वरना धोखा होने के
पूरे चांसेस हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।